नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। बात है पाकिस्तान के अंदर आर्मी और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच में जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आर्मी के लिए कमेंट किए और जिस प्रकार डायरेक्शन दिए एफआईआर लिखने के और जिस प्रकार लाहौर के पुलिस चीफ को लिखा कि आप अगर कार्रवाई नहीं कर सकते आर्मी के खिलाफ तो फिर जगह छोड़ दीजिए, आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और आगे उन्होंने कहा कि आर्मी से बड़ा देश में कोई ग्रुप नहीं है जिसने जमीनें एक्वायर करके न रखी हों, जमीनों पर कब्जा ना किया हो। पूरे देश की जमीनों पर कब्जा करने वाले आर्मी के लोग हैं और रिटायरमेंट के बाद जिनको देश का पूरा खजाना लुटाया जाता है वो आर्मी के लोग हैं। क्या हाई कोर्ट के लोग, क्या लॉयर्स, क्या पुलिस या इस तरह के काम करने वाले और लोग सेक्रीफाइस नहीं करते? तुम अकेले हो जो सेक्रीफाइस करते हो? उन्होंने कहा कि अगर आपकी ये अत्याचारी चलती रही तो मैं पुलिस को आदेश देता हूं कि पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर लिखे और गिरफ्तारियां करे आर्मी के लोगों की। इस पर पूरा एक प्रकरण मैं बताऊंगा। उससे पहले उन लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने, जो मैं फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया के विदेशी प्लेटफॉर्मों को भारत में उसके ऑप्शन उतारने के लिए मैंने एक आह्वान किया था, उस आह्वान में लोग साथ आए। अभी पता नहीं है वो कितने देर चलेंगे, लेकिन मैंने अमेरिका के रहने वाले लोगों के एनआरआईज को भी कहा था कि क्या आप जीवन भर एक गद्दारी का टैग लगाकर ही मरना चाहते हैं? तो अमेरिका के कुछ लोगों ने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए हमें क्या करना है। लेकिन एक बड़ी आबादी एक बड़े लोग जिन्होंने संपर्क किया वो, साहब हमारा गवर्नमेंट से सैंक्शन करवा दीजिए, हमारा कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवा दीजिए, हमें कुछ दायित्व तो सरकार में दिलवा दीजिए, हमारी होम मिनिस्टर से बैठक करवा दीजिए, हमारी आईटी मिनिस्टर से बैठक करवा दीजिए। इस तरह की बातें करने वाले एक बड़ी संख्या में लोगों ने हमको मेल किया है। अरे भाई, मैं ना तो पॉलिटिकल आदमी हूँ और ना ही मैंने पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा प्रभाव है जो लोग मेरी बात माने। इसलिए आपकी बैठक, आपको दायित्व, तो आपको पोस्ट, भारत सरकार आपको ओबलाइज करे, भारत की मिनिस्ट्री के साथ आपको मैं बिठा दूं, ये सब काम अपने अपने बस के नहीं है। हम वो लोग हैं, आप पिछले 12-13 साल से मुझे यूट्यूब के माध्यम से तो देख ही रहे होंगे। हम वो लोग हैं जो सरकारों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, सरकारी फंड की चिंता भी नहीं करते और अपने को कोई विशेष कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं रहता। हम देश का काम करने वाले लोग हैं। हम 2 कदम भी आगे बढ़ते हैं तो अपने को ये परवाह नहीं रहती कि इसका क्रेडिट अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर का मूवमेंट चलाते समय बहुत आतंकवादियों ने, देश के विरुद्ध काम करने वालों ने धमकियां भी दी, पोस्टर भी लगाए और खूब लेख भी हमारे खिलाफ लिखे गए। घेरने का प्रयास भी बहुत हुआ, लेकिन अपन रुके नहीं। धन का अभाव था। जैसे आज हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, लोग अमेरिका से जिन लोगों ने संपर्क किया उनको सबसे ज़्यादा भारत को गाली देने के अलावा अभी भी कोई काम नहीं है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है, भारत में वैसा नहीं है, भारत में माहौल नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। अरे बेवकूफ़ों, अगर भारत में माहौल होता, अगर भारत में ये अपने आप से पिछले 70 साल की सरकारों ने किया होता तो क्या तुम अमेरिका मरने जाते? क्या तुम तो अपॉर्चुनिस्ट हो, जिनको अपॉर्चुनिटी जहां मिलेगी, जहां अच्छा खाना रहना मिलेगा वहां जाओगे। देश के लिए काम करने वाले भगत सिंह अगर ऐसा सोचते, देश के लिए काम करने वाले अगर राणा प्रताप ऐसा सोचते, देश के लिए काम करने वाले अगर दूसरे लोग जिन्होंने, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने आहुतियां दे दी अपने प्राणों की, अगर वो फैसिलिटी ही देख रहे होते तो शायद तुम आजाद ना होते, गुलाम देश के व्यक्ति कहे जाते। इसलिए ये जो बातें करते हैं वो बातें थोड़ा दूर रखिए, हम लोग काम करें। लेकिन उन लोगों का स्वागत है जिन लोगों ने कहा कि साहब यथासंभव हमसे अगर धन की भी कुछ मदद हो पाएगी तो आप हमें बताइए, हम आपको धन भी प्रोवाइड करेंगे। कुछ लोगों ने कहा हम 2 घंटा 3 घंटा रोज का समय दे सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम जो ओपन सोर्स के टूल हैं वो कलेक्ट करके आपको दे सकते हैं।
कुछ लोगों ने कहा कि हम आर्किटेक्चर डिजाइन बना सकते हैं, हम एक टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा योगदान उसमें करेंगे और प्योर रूप से भारतीय सिस्टम बनाएंगे तो ना हम उसमें रखना चाहते हैं कॉपीराइट का इशू, हम टेक्नोलॉजी को इतना सरल कर देना चाहते हैं, इतना यूजर फ्रेंडली कर देना चाहते हैं कि भारत का कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़े तो उसके सामने ये कॉपीराइट, इनका राइट, उनका राइट, इनका चक्कर ना फंसे और भारत में इतनी जनरलाइज ये टेक्नोलॉजी हो जाए कि कोई भी इसमें इन्वेंशन करना चाहे तो कर सके और आगे बढ़ सके, भारत को एक हब बना सके। जैसे ज्योतिष शास्त्र संसार का सबसे बड़ा विज्ञान है, खगोल शास्त्र का, लेकिन भारत में इतना आम है कि कोई कॉपीराइट का विषय नहीं आता। हम सब जानते हैं कौन सा ग्रह किस समय कहाँ होगा, कितने डिग्री पर होगा, कितनी रेजेस आ रही होंगी और किस समय कौन सा मुहूर्त होगा, कौन सा तारामंडल कहाँ पर होगा, कौन सा नक्षत्र कहाँ पर होगा और कब ग्रहण पड़ेगा और कितने बजे हटेगा। ये आप नासा वाले वहां दूरबीन लगाकर देखते होंगे, हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम हजारों साल पहले का आगे से बता देते हैं। इतनी जनरलाइज टेक्नोलॉजी भारत में हो चुकी है। खैर, लाहौर का ये जो प्रकरण आया, इसका मुख्य कारण एक जो है वो है ईटीपीवी। ईटीपीवी कहते हैं इवैक्यूएटेड ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड। इवैक्यूएटेड ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड पाकिस्तान में बनाया गया। इनका कहना है कि पाकिस्तान में जब 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ और 1955 में पंत मिर्जा एग्रीमेंट हुआ। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये जो जितनी भारत में इस समय की समस्याएं चल रही हैं वो नेहरू लियाकत पैक्ट की वजह से चल रही हैं। नेहरू लियाकत पैक्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में मुसलमान वहां जाएगा और हिंदू यहां आएगा, ऐसा पैक्ट जब 1947 के कानून में हो गया था तो भारत में जो लोग भी मुसलमान बचे थे उनको कोई राइट देने वाले नहीं थे हम, और जो पाकिस्तान में हिंदू बचे थे उनको वो कोई राइट देने वाले नहीं थे। नेहरू लियाकत पैक्ट ने ये कह दिया कि जो यहाँ मुसलमान रुक गए हैं उनकी सुरक्षा भी हम करेंगे, उनको प्रॉपर्टी भी हम देंगे और उनके अधिकारों को सुरक्षित यहाँ पर रखेंगे। पाकिस्तान में भी ऐसा ही कहा गया, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में एक कानून बना दिया, एक बोर्ड बना दिया जिसको इवैक्यूएटेड ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड कहा गया। यानी कि जो हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए हैं और प्रॉपर्टी वहां छूट गई है वो प्रॉपर्टी पर ईटीपीवी बैठ जाएगा। जैसे पाकिस्तान में 300 गुरुद्वारे हैं, 300 से ऊपर गुरुद्वारे हैं, उन 300 से ऊपर गुरुद्वारों का जो संरक्षण है वो सब ईटीपीवी के पास आ गया। हालांकि वो बड़ी भयावह सिचुएशन है कि उन्होंने अभी 300 गुरुद्वारों के में से लगभग 200 के नाम हटा दिए और कहा हमारे पास 100 गुरुद्वारे ही केवल बचे थे और बाकी के 200 गुरुद्वारे कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। ऐसे ही जो वहां मंदिर बचे हुए थे, जो हमारे आराध्य स्थान हैं, उन स्थानों को पाकिस्तान सरकार संरक्षित करेगी, ऐसा पाकिस्तान सरकार ने वचन दिया। लेकिन पाकिस्तान में हजारों लाखों मंदिरों को समाप्त कर दिया गया। अब कुछ उंगलियों में गिनने वाले मंदिर ही बच गए हैं। भारत में भी ऐसा हमने वचन दिया कि भाई हम भी इसीलिए ये जो बाबरी ढांचा है और या जो ज्ञानवापी मस्जिद या स्ट्रक्चर बना हुआ है या मथुरा की समस्याएं या देश में ऐसे 36,000 से ऊपर के जो 36,000 स्थान हैं जहां मस्जिदें बनी हुई हैं, वो सब हमने नेहरू लियाकत पैक्ट के तहत यहां पर संरक्षित करने की बात कही थी। पाकिस्तान ने सब तोड़ डाले, लेकिन हमारे यहाँ सब संरक्षित हैं और उन संरक्षित स्थानों को सरकार लड़ती है हिंदू समाज के विरुद्ध, गोलियां भी चलाती है। राम मंदिर अभियान में आंदोलन के दौरान हमने देखा होगा कि हजारों लोगों के ऊपर मुलायम सिंह यादव ने उस समय गोलियां चलवाई। ये जो ईटीपीवी की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर एक झगड़ा हाईकोर्ट और आर्मी के बीच में हुआ। कैसे हुआ? लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, लाहौर हाईकोर्ट का मतलब है कि उनके सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर कोई हाईकोर्ट आता है तो वो लाहौर हाईकोर्ट आता है। कभी कभी तो लाहौर हाईकोर्ट ऊपर बैठता है, सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर प्रिवेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंस हैं, उन 4 प्रोविंसों में लाहौर ही ओरिजिनल प्रोविंस है और लाहौर की ही सरकार बनती है, लाहौर से ही संगठन चलता है और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान लाहौर बेस्ड है, इसलिए इस समय वहां ज्यादा समस्याएं चल रही हैं। या जो लड़ाई चल रही है
चाहे हम नवाज शरीफ वर्सेस अदर्स की कहें या आर्मी कहें, नवाज शरीफ लाहौर से आते हैं, शरीफ फैमिली लाहौर पर प्रिवेल करती है, इसलिए लाहौर से सरकार बनती रही, हमेशा से लाहौर से सरकार बनी। और पाकिस्तान का मतलब लाहौर। लाहौर के चीफ जस्टिस ने इतनी साफ साफ कहा, उन्होंने चीफ ऑफ पुलिस लाहौर से कहा, मिस्टर डांगर वहां हैं, उनसे कहा भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, अगर तुम नहीं कर सकते हो, अगर तुम प्रॉपर्टियां नहीं बचा सकते हो तो तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए और यहां से आउट हो जाना चाहिए। अगर नौकरी कर रहे हो तो आर्मी के खिलाफ बोलने का आपको ताकत होनी चाहिए। आर्मी के खिलाफ भी अगर कोई मुकदमा आता है, आर्मी के एक्स जनरल्स के खिलाफ, आर्मी में बैठे लोग अगर कोई प्रॉपर्टी कब्जा करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए, उनके खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए, उनके खिलाफ कोर्ट केस डालने के लिए आपको किसने मना किया और किससे डरते हो? अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें पुलिस में होने का अधिकार नहीं है। ये गुलाम मोहम्मद डोंगर को ऐसा कहा गया। साथ में लाहौर हाई कोर्ट ने डीएचए, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, डीएचए को सम्मन किया, उनके एडमिनिस्ट्रेटर को, और डोंगर को भी बुलाया कि आप हमारी अदालत में आइए और आप बताइए कि ये प्रॉपर्टियां जो इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टियां हैं, इन पर आप कब्जा कैसे कर सकते हैं। अब इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टी का क्या हुआ? इवैक्यूएटेड जो प्रॉपर्टी रहती है उस प्रॉपर्टी पर लोग अलॉटमेंट करवाते हैं। बचाना उनको हिंदू समाज के लिए चाहिए, क्योंकि इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टी, अगर हम समझौते की बात करें तो समझौते के अनुसार इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टी हिंदुओं की है जो पाकिस्तान में रुकी हुई है। जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए प्रॉपर्टी रोकी गई, लेकिन इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टी को 3 लोगों को अलॉट किया गया। उन अलॉटमेंट के बाद डीएचए यानी कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, और उस प्रॉपर्टी पर ही नहीं कब्जा किया, हाईकोर्ट की जमीन पर भी कब्जा कर लिया जो हाईकोर्ट को अलॉट करी थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ईटीपीवी को अलॉट करने का अधिकार नहीं है। किसने दे दिया अधिकार? अगर वो प्रॉपर्टी हिंदुओं की प्रॉपर्टी मानकर नेहरू लियाकत समझौते के तहत रखी गई थी, वो गुरुद्वारे या मंदिरों की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी को आप अलॉट कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो प्रॉपर्टियां अलॉट की जा रही हैं। वो प्रॉपर्टी हाईकोर्ट को अलॉट की गई, वो प्रॉपर्टी कुछ अन्य लोगों को अलॉट की गई, कुछ रसूखदार लोगों को अलॉट की गई। वो प्रॉपर्टी जो अलॉट की गई, उस प्रॉपर्टी पर डीएचए ने कब्जा कर लिया। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने के सामने जब केस आया तो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने, कि मैं 11 साल से यहां पर बैठा हुआ हूं, मैं इनजस्टिस नहीं होने दूंगा, और मैं आर्मी से बड़ा कोई गुंडा पाकिस्तान में नहीं है। आर्मी के रसूखदार लोग जो बैठे हुए हैं, आर्मी से रिटायर्ड जो लोग होते हैं, उनकी फैसिलिटी, आफ्टर रिटायरमेंट फैसिलिटी बहुत ज्यादा क्यों है? वो लग्जरी लाइफ क्यों जीते हैं? क्या कारण है कि उनको लग्जरी लाइफ मिलती है? हम भी जज हैं और हम भी वो सारी चीजें फेस करते हैं, हमारा कोर्ट भी फेस करता है, लॉयर्स भी फेस करते हैं, पुलिस लड़ती है, पुलिस गोलियां चलती हैं। तो फिर इन सबको आफ्टर रिटायरमेंट समान तरह का बेनिफिट क्यों नहीं है? आर्मी को क्यों है? उन्होंने कहा, मैं जावेद बाजवा को बुलाना चाहता हूं, रजिस्ट्रार को मैं कहता हूं कि एक लेटर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताए आगे कि ये जातियां पाकिस्तान में कब तक चलेंगी और कैसे चलेंगी, और ये जातियों को रोकने का क्या साधन है, क्या आप उन जातियों को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान में ये जो आलम है वो आर्मी कब्जा कर लेती है, और हमारे यहां की सिचुएशन देखिए, कुछ मैं आपको इलस्ट्रेशन बताऊंगा तो आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में एक किला है। किला सिंधिया परिवार, कभी सिंधिया का जब शासन हुआ करता था तो ग्वालियर का जुरिडिक्शन वहां पर लगता था। सिंधिया परिवार का वो किला है या दुर्ग उसको कह लीजिए। जितने भी हिंदुस्तान के दुर्ग थे, जब रियासतें खत्म हुई तो वो दुर्ग आर्मी को दे दिए गए। आर्मी उनका संरक्षण करती है, बहुत ज्यादा होती है, किसी को आवश्यकता हो तो आर्मी उसको लीज पर दे देती है कुछ समय के लिए, और लीज को समाप्त करने का राइट आर्मी को रहता है। वो यूनिवर्सिटी ने वहां पर बोर्ड लगा दिया, और बोर्ड, किले पर बोर्ड लगा दिया, और बोर्ड लगाने के बाद कहा भाई एएमयू की प्रॉपर्टी है। इस पर अलीगढ़ के कुछ कार्यकर्ताओं ने आरटीआई डाला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूछा, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उस पर जवाब दिया कि ये प्रॉपर्टी हमने सन 1976, 77, 78 के तरफ, या 1976 की बात उन्होंने लिखी है कि 1976 के तरफ इंदिरा गांधी सरकार ने उस समय हमको बेच दी थी, कुछ 4 या 5 लाख रुपए का हवाला दिया गया। इतने बड़े किले को 4 या 5 लाख रुपए में डिफेंस की भूमि को, जिसको आर्मी का जिस पर अधिकार है, उसको इंदिरा गांधी सरकार ने बेच दिया और कहा कि ये रजिस्ट्री की है कि प्रेसिडेंट ने।
मैं समझ नहीं पाया कि प्रेसिडेंट को रजिस्ट्री करने का अधिकार है क्या, प्रेसिडेंट कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है क्या। ये आरटीआई में उन्होंने जवाब दिया है। बाद में जब वो और खोज हुई तो ये पता लगा कि उन्होंने दोबारा जवाब दिया और ये कहा कि नहीं, जब उनको पता लगा कि प्रेसिडेंट तो ऐसा कर ही नहीं सकता, तो उन्होंने दोबारा जवाब ये दिया कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी ने बेच दी। क्या आर्मी की जगह डिफेंस सेक्रेटरी को बेचने का अधिकार है? अगर कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो उसको लीज पर दे सकता है, उस पर कुछ उपयोग कर सकता है। क्या किलों को यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दान, अगर सरकार को ही करना था तो फ्री में अलॉटमेंट कर देती, आर्मी से छुड़वाती और अलॉटमेंट कर देती। क्या आर्मी वो जमीन बेच सकती है? ये बहुत बृहद इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है। जिस प्रकार अलीगढ़ में मोर देन 60% लैंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लोगों की, हिंदुओं की और जो सरकार की जमीन थी उसको कब्जा करके रखा हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप उनके वंशजों की जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन अलीगढ़ का माहौल ऐसा है कि कोई भी कुछ, अभी तक सरकारों का ऐसा रहा कि कोई भी कुछ बोलता था तो वो पिटता था। क्यों? क्योंकि भारत में नेहरू लिया का समझौता है और हमको प्रॉपर्टियां बचानी है। दूसरा, जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने पास करके रखा और मोदी सरकार ने यह कहा कि जो एनिमीज भारत के हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां भारत में हैं, जो पाकिस्तान चले गए, उनकी प्रॉपर्टियां जो भारत में बची, उन प्रॉपर्टियों पर हम पुनः कब्जा करेंगे और वो प्रॉपर्टियां भारत की सरकार को बिलोंग करती हैं, वो मुसलमानों के पास कैसे रख सकती हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर इवैक्यूएटेड ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बनाया जा सकता तो भारत में क्यों नहीं उस भारत में उस ऐसी प्रॉपर्टियां उसको दी जाती हैं। लेकिन यहां की विडंबना देखी कि मोदी सरकार ने 2015 या 16 में कुछ ऑर्डर किया कि इस पर सर्वे किया जाए कि कितनी प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जिनके लोग पाकिस्तान चले गए और वो प्रॉपर्टियां भारत में अभी हैं दूसरे लोगों के कब्जे में। तो उस समय अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी थी। अब अखिलेश यादव का घर है इटावा में। मैं आपको बता देता हूं, इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और फिरोजाबाद, आगरा, इसके अतिरिक्त औरैया, ये क्षेत्र ऐसा माना जाता है, अखिलेश यादव सरकार या मुलायम सिंह ये मान के चलते हैं ये 5-7 जिले, कन्नौज सहित ये 5-7 जिले उनके पिताजी की बपौती है। इसलिए सर्वे की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में इन 5-6 जिलों का नाम ही नहीं है। एक भी ऐसा उन्होंने प्रकरण नहीं बताया कि इसमें से मुसलमान पाकिस्तान चले गए। जबकि मैं स्वयं जानता हूं कि सलमान खुर्शीद, जो कि केंद्र सरकार में कांग्रेस के समय मिनिस्टर है, उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था और प्रॉपर्टियां उनके पास आज भी हैं क्योंकि उनका परिवार नवाब हुआ करता था। वो प्रॉपर्टियां आज भी उनके परिवार के पास हैं, लेकिन वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं किया गया। एक तरफ तो भारत में प्रॉपर्टियों का इस प्रकार से, दूसरी प्रॉपर्टियां जो हिंदुओं की हैं, जो सरकार के पास होनी चाहिए, उन प्रॉपर्टियों पर कब्जा, 4 भाई अगर मुसलमानों के थे तो 3 चले गए पाकिस्तान, एक बचा, उस एक ने वो 3 भाइयों का कब्जा कर लिया और इधर से ये जो पाकिस्तान गया उसको वो प्रॉपर्टी, वहां पर हमने लैंड दे दी थी, पूरी पाकिस्तान की लैंड दे दी थी, तो वो वहां पर जाकर रहने लगा और यहां की प्रॉपर्टी भी उसके भाई के पास आ गई। यानी कि वो प्रॉपर्टी भी ले गया और यहां की प्रॉपर्टी तो उसके भाई को मिल ही गई। ऐसा गोरख धंधा आपने संसार के किसी और कंट्री में सुना होगा? नहीं हो सकता, लेकिन भारत में यह चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि लाहौर हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से बिगुल सेना के खिलाफ फूंका है और जिस प्रकार उन्होंने कहना शुरू किया है कि सेना से ज्यादा जाति करने वाला पाकिस्तान में कोई और है ही नहीं और सेना से ज्यादा बेईमान पाकिस्तान में कोई नहीं है, पाकिस्तान की सेना के को छोड़कर, और उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, सेना के खिलाफ सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस के द्वारा राइट है कि कार्रवाई हो और इनको, ये जो कब्जे किए जा रहे हैं, इनको कब्जा किया जाए। अब इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टी जो हिंदुओं की होनी चाहिए, इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टी बोर्ड के पास है, वो प्रॉपर्टी अलॉट करने पर बंदर बांट वहां जो चल रहा है, उस बंदर बांट की लड़ाई चल रही है। और एक तरफ भारत की मजबूरियां देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टियों पर किस प्रकार से कब्जा कर रही है और भारत का प्रशासन, योगी सरकार ने ऑर्डर किए पीछे कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टियां ढूंढी जाएं और जो प्रॉपर्टी अभी 2011 के बाद जो पब्लिक प्लेस पर या किसी भी स्थान पर जो मस्जिदें या मंदिर या कुछ और बनाया गया है उनको तोड़ा जाए हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, तो उसका सर्वे करने का ठेका भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे दिया अलीगढ़ में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने यह बता दिया कुछ 2-4 जगह को छोड़कर के, नहीं ये तो सब 2011 के पहले की बनी हुई है।
वक्फ बोर्ड जो सर्वे करवाता है, वक्फ बोर्ड के सर्वे सरकार करती है। सरकार ने भी अपना काम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे दिया और ये कहा कि वक्फ बोर्ड को जो प्रॉपर्टियां अलॉट होनी हैं वो प्रॉपर्टियां आप उस पर सर्वे की अपनी रिपोर्ट लगाएं। भारत की विडंबना देखिए कि भारत में कैसा शासन चल रहा है और एक पाकिस्तान है, हमारी जो जमीनें नेहरू लिया समझौते के तहत हैं वो प्रॉपर्टियों पर कैसे कब्जेबाजी और आपस में हाई कोर्ट वर्सेस आर्मी भी चल रहा है। हम सबको ध्यान देना होगा, नहीं तो देश किस तरफ जा रहा है हमको बचाना ही होगा। थैंक यू वेरी मच।